और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीज मैं बताते चल रहा हूं फोकस के साथ जो है वो सुनिए, और रफ में कुछ कुछ चीजें नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस बना रहेगा। और जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद मैं आपके नोट्स लिखवा दूंगा कि आपको कौन सी चीजें एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखनी है। तो आपको नोट्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद आपके नोट्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में, यानी कि जो कमेंट्स थे उसकी अगर हम बात कर लें, तो दीपांशी का एक काफी मतलब वैलिड कमेंट जो है वो आया है। हालांकि दीपांशी ने जो चीज मेंशन करी है तो उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इन्होंने मेंशन किया है कि सर एक रिक्वेस्ट है कि, मतलब इन्होंने जस्ट अभी अभी अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करी है, और ये चाह रही हैं कि जितने भी जैसे टेक्निकल टॉपिक्स आते हैं इकोनॉमिक्स के या साइंस के, तो उसकी पूरी चीज बेसिक से डिटेल से जो है वो कवर किया करें। तो देखो दीपांशी, क्या होता है कि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना। अब इसमें जनरल स्टडीज की काफी सारी चीजें आती हैं, राइट। तो उसका एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि भाई ये टॉपिक इससे रिलेटेड, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक समझ में आ जाए। अब क्या होता है कि जैसे कि जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो टर्म्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। या फिर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एनसीईआरटी से प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप, तब तक आपको चीजें अच्छे से मतलब क्लियरली समझ में नहीं आएंगी। काफी सारी चीजें ऐसा होगा, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि हर एक चीज आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं जितना हो सके उतना। बट फिर भी आपको जनरल स्टडीज पर कमांड तो डेवलप करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपको असिस्टेंस है वो मिल जाएगा कोर्सेज से रिलेटेड। और कोर्स नहीं ज्वाइन करना है तो बेसिक से अपनी सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दो, है ना। और हालांकि कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, और काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्सेज अवेलेबल है। एक बार कॉल करके जो है पूछ लो। अच्छा, इसके अलावा हालांकि टर्म्स वगैरह तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ यार, काफी हद तक काफी सारी चीजें, जैसे आपने मेंशन किया कि आप पीडीएफ से देखते हैं तो काफी सारी चीजें आपको समझ में जो है वो आती नहीं है। उसका रीजन ही ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर जो है वो नहीं हुए हैं। और क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट 2-3 घंटे के टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो मेरे लिए कवर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स का लेक्चर कवर कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, है ना। तो उसके लिए मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में मुझे चीजों को कवर अप करवाना पड़ता है। तो ज्वाइन द कोर्स। इसके अलावा आप ही का, दीपांशी का, आपने एक और कमेंट जो है वो लिखा है कि अधिकारियों के लिए है तो इससे उनका क्या कनेक्शन लॉजिस्टिक सेक्टर का। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या जब भी कोई क्वेश्चन है वो पूछे, यानी कि कोई कमेंट जो है वो करें और कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियरली मेंशन करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, अब मैं काफी सारी चीजें कवर अप करवाता हूं, तो मुझे ध्यान में नहीं है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था, तो अब एक बार कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर दिया करो। फिर पायल ने बहुत बढ़िया आंसर्स वगैरह लिखे हैं, बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आंसर जो है वो लिखो। और एक स्टूडेंट है इजी हैप के नाम से उनकी आईडी है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया हिंदी में आंसर्स जो है वो लिखे हैं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जो है वो अपनी कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रखो। एक बार और चेक कर लेता हूँ और किसी स्टूडेंट का वो तो नहीं रह गया है कमेंट। बहुत बढ़िया, दीपाली ने भी बहुत अच्छे आंसर्स वगैरह जो है वो लिखे हैं। आयुष गुप्ता ने भी मेंशन जो है वो किया है, वेरी गुड यार। फिर इसके अलावा निकिता ने भी आंसर्स जो है वो लिखे हैं एनीमिया और इन सब चीज़ों के। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपने आंसर्स जो है वो लिखते चलो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन में रहो। क्या होता है कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है, अगर आप, मोटिवेशन से ज्यादा हेल्पफुल होती है वो। मोटिवेशन आपका थोड़े समय तक काम करेगा, बट डिसिप्लिन जो है वो आप अगर रेगुलर रहोगे तो वो आपका एग्जाम निकालने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। और 200% है कि जो इंसान डिसिप्लिन में रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो उसका सिलेक्शन होना तो पक्का है ही, उसको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। चलो अब बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। अब आइए
हम जो है वो टॉपिक पर आते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन अफ्रीकन वेदर से रिलेटेड टॉपिक है ये, राइट। कि क्लाइमेट का इंपैक्ट वेदर, अफ्रीकन वेदर पे जो है वो किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो गाइस, रीसेंट रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि क्लाइमेट चेंज अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स, AEWs, इसको पॉइंट आउट करना है, इसको आपको समझना है, अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स को। अब क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज ने इस वेव्स को और इंटेंस बनाया है, स्पेशली साहेल क्षेत्र में। कोई बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि साहेल रीजन जो है, SAHEL, साहेल रीजन जो है वो कहां का रीजन है, साहेल क्षेत्र जो है वो कहां का है। तो अफ्रीका का ये क्षेत्र हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, साहेल क्षेत्र, ठीक है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा आप। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, शर्ब्स यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ये जो सहारा जो डेजर्ट है ना अफ्रीका के अंदर, उसके आसपास के क्षेत्र को साहेल रीजन जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखिएगा। और कौन सी कंट्री साहेल रीजन में आती है, तो चाहो तो नोट डाउन कर लो, ये लिखा नहीं है आपके इसमें। तो इसमें जो कंट्रीज हैं, अगर आप अफ्रीका के मैप को देखोगे तो आपको वहां पर नाइजीरिया दिखाई देगी, कैमरून दिखाई देगी, चाड, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, ग्यूनिया, मॉरिटेनिया, गैम्बिया, सेनेगल। तो ये 10 कंट्रीज जो है ये कवर करती हैं इस क्षेत्र को, साहिल क्षेत्र को, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम साहिल इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये बेसिकली सहारा डेजर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको साहिल नाम जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये सेमी एरिड रीजन है, सहारा और सवाना रीजन के बीच में साहिल रीजन, ठीक है। 10 कंट्रीज का ये एरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ध्यान से देखोगे तो अफ्रीका के आपको ये नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में जो है वो मेनली नजर आएगा। ज्यादातर एरिया इसके वहीं पे ही कवर्ड है, ठीक है। नाइजीरिया, नाइजर, माली दिख रहा है ना आपको, मेन मेन एरियाज बड़े। तो ये क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। तो हमने क्या चीज देखी कि एक हवा है जो चलती है कहां पर, साहिल क्षेत्र में। अब क्या हुआ है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ने इसको और इंटेंस कर दिया है और तेज कर दिया है। अब ये बदलाव एक्सट्रीम फ्लडिंग और अनयूजुअल वेदर पैटर्न ला सकता है, यानी कि इस तेज हवा के कारण फ्लड, बाढ़ जैसी सिचुएशन जो है वो आ सकती है। साहेल की हाइड्रो क्लाइमेट, सहारा डस्ट ट्रांसपोर्ट और एटलांटिक हुरिकेन फॉर्मेशन पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। तो स्टडी जो है वो किन किन चीजों के बारे में जो है वो बात कर रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो ये जो हवा की एक्टिविटी है, ए AEW, जिसको अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स हम लोग बोलते हैं, तो बताया जा रहा है कि 21st सेंचुरी के एंड तक, यानी कि इस सदी के अंत तक, ये वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंस हो जाएगी। तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है। इवन रीजन इसका यही है कि गुनिया कोस्ट और सहारा के बीच टेम्परेचर ग्रेडियंट और बढ़ जाएगा, जो बैरो क्लिनसिटी को बढ़ाता है। अब आप देखो, अब यहां पर ये टर्म आ गया, कौन सा टर्म जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो आप यहां पर स्क्रीन पर क्या लिखा है, सॉरी, बैरो क्लिनिसिटी। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये बैरो क्लिनिसिटी क्या है, ये ज्योग्राफिकल टर्म है, ये बहुत बेसिक टर्म है। ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ोगे तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए। बैरो क्लिनिसिटी जो है इसको ये बेसिकली एक प्रकार से मेजर होता है कि किस प्रकार से जो प्रेशर ग्रेडियंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट के चेंजेस को, या प्रेशर ग्रेडियंट जब शिफ्ट होते हैं, चेंज होते हैं, यानी कि टेम्परेचर कहीं पर एक लोकेशन पर एक समान था और अचानक से अभी चेंज हो गया, तो उसको मेजर करने के लिए, उस शिफ्ट को मेजर करने के लिए ये बैरोक्लिनसिटी का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ना। तो ये चीज है। तो ये क्या बता रहे हैं कि बैरोक्लिनसिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट्स में, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स में चेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये चेंजेस आपको गुनिया कोस्ट और सहारा के बीच में नजर आएंगे। तो एज सिंपल एज दैट।
तो ये देखो, ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे कि सर अब ये बड़ा इजी सा टर्म है, जिसे ज्योग्राफी पढ़ी होगी इसको इस टर्म के बारे में पता ही होगा। नहीं पता तो पता करना है ना। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेयर की ऐसी स्टेट होती है जहां पर कांस्टेंट प्रेशर और सरफेस जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर का कोइंसाइड जो है वो नहीं करता है, यानी कि शिफ्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इसको देखकर पता लगता है कि यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट्स में शिफ्ट जो है वो आया है। ठीक है। तो बस सिंपल एज दैट, जो आपको थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। अब सुनो, और क्या चीज हम लोग को जो है वो नजर आ रही है इस टॉपिक के अंदर। तो मॉनसून का फ्लो, लो लेवल वार्निंग की वजह से मॉनसून फ्लो और स्ट्रांग होगा। इंटर ट्रॉपिकल डिसकंटिन्यूटी के अलोंग वर्टिकल एयर मोशन इंक्रीज करेगा। आईटीडी, इंटर ट्रॉपिकल डिसकंटिन्यूटी, क्या चीज है अब ये इंटर ट्रॉपिकल डिसकंटिन्यूटी? किस चीज को रहो हम लोग बोलते हैं? तो सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये एक बाउंड्री है दो एयर मासेस के बीच में। एक सहारा डेजर्ट पे चलती है और दूसरी अटलांटिक ओशियन पे चलती है। जैसा हम लोग को जो है आईटीसीजेड देखने को मिलता है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। तो ये अफ्रीका का वही है, आईटीडी, है ना। सहारा डेजर्ट और अटलांटिक ओशियन के बीच में हम लोग को एयर मासेस जो है वो की बाउंड्री जो है वो देखने को मिलती है। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो मॉनसून फ्लो जो है और स्ट्रांग होगा और आईटीडी, इंटर ट्रॉपिकल डिसकंटिन्यूटी जो है ये इंक्रीज करेगी वर्टिकल मोशन को, यानी कि ऊपर जो है वो जाएगा। ये पूरी जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। और इसके शिफ्ट होने से जो ड्राई डेजर्ट एयर और मॉइस्ट एयर जो है उसको ये सेपरेट करती है। और एईडब्ल्यू फॉर्मेशन का एक मेजर फैक्टर बनेगा, यानी कि एईडब्ल्यू जो अभी हमने देखा, अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स, इसको जो है ये और स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो नदर्न ट्रैक जो है एईडब्ल्यूज का, इसके कारण स्ट्रॉन्ग विंड्स से सहारन डस्ट ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि सहारा डेजर्ट से काफी ज्यादा मात्रा में डस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो होगा और ट्रॉपिकल साइक्लोन को इन्फ्लुएंस करेगा, भवंडर को, तूफान को इन्फ्लुएंस करेगा। और अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स और मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम एमसीएस के लिंकेज से साहेल रीजन में इंटेंस फ्लड का रिस्क जो है वो बढ़ेगा। अब देखो, यहां पर एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया गया कि ये मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली है क्या। बट डोंट वरी, इफ आई एम हेयर यू डोंट हैव टू फियर, है ना। अभी भी आपको लग रहा होगा कि अरे सर अब बहुत सारी चीजें ऊपर से जा रही, डोंट वरी, अभी 2 मिनट के अंदर आपको पूरी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, ये ग्रुप है थंडर स्ट्रॉम का, किसका? तूफान का, भवंडर का, जो कि एक सिंगल सिस्टम के तौर पर काम करता है और 100 किलोमीटर्स को कवर करता है। यानी कि एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे तूफान नजर आते हैं, या फिर ऐसा एरिया जो कि तूफान प्रोन हो, यानी कि जहां पर तूफान देखने को मिलते हो। तो क्या चीज बताई जा रही है कि अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स और एमसीएस के लिंकेज से साहिल क्षेत्र में फ्लड का रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम जो है वो क्या करेगा, इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा तूफान को एक साथ इकट्ठा करेगा। और एईडब्ल्यू यानी कि ये जो हवा है वो इंटेंस हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और तूफान और तेजी में आएंगे तो फ्लड, बाढ़ की सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक्सट्रीम फ्लड वाला इशू हम लोग को साहिल क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। तो पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो गई आपको, है ना। अब देखो, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी उसके टर्म्स यहां पर दिए हुए हैं। जैसे अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स, जो आपको समझना जरूरी है, देखो लिखा भी हुआ है, एईडब्ल्यूज नदर्न अफ्रीका से ओरिजिनेट होते हैं। और मैंने आपको 10 कंट्रीज के नाम लिखवा दिए कि कहां पर ये ज्यादातर हम लोग को हवाएं देखने को मिलती हैं। तो साहिल रीजन पे, साहिल रीजन की 10 कंट्रीज। तो एईडब्ल्यूज नॉर्थ अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है और समर के टाइम अटलांटिक ओशन की तरफ मूव करती है। अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग को जो है वो क्या, इसका महत्व हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलता है इन हवाओं का। तो ये बेसिकली जो सूखे एरियाज होते हैं ना, वहां पे राहत देती है, क्योंकि यहाँ पे बादल लेके आती है अपने साथ। सहारा डस्ट को पूरे दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है और एयर क्वालिटी और इकोसिस्टम को इंपैक्ट करती है। एटलांटिक हुरिकेन्स के प्रीकर्सर्स होते हैं ये, यानी कि एटलांटिक हुरिकेन्स आने से पहले जो है ये एक चेतावनी जो है वो दे देते हैं। फिर इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के साथ एईडब्ल्यूज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को रीशेप कर सकता है। मतलब क्लाइमेट चेंज पर इसका बुरा प्रभाव हम लोग को देखने को मिलेगा।
अब साहिल से अच्छा लिखा हुआ है इन लोगों ने कंट्रीज के बारे में, सॉरी सॉरी, 10 कंट्रीज के बारे में इन लोगों ने जो है वो दिया हुआ है, मैंने अपने नोट्स में जो है वो मेंशन किया हुआ था, तो मुझे लगा था कि शायद इन लोगों ने नहीं दिया। एनीवेज, तो साहिल रीजन की बात करें तो ज्योग्राफी, तो साहिल जो है वो एक सेमी एरिड यानी कि मतलब आधा सूखा एरिया हम लोग को, सेमी ड्राई एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न और नदर्न अफ्रीका में है ना, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका मैंने आपको बताया था ना। अब सहारा डेजर्ट और ह्यूमिड सवाना के बीच ट्रांजिशन जोन ये बनाता है। अब कंट्रीज इसमें टोटल 10 हम लोग को देखने को मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताई दिया, लिखा भी है इसमें, मेंशन कर सकते हो आप, और कर लिया होगा आपने। अब इसके चैलेंजेस हम लोग को यही देखने को मिलते हैं कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से सूखा और एक्सट्रीम फ्लड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इनकी दोनों सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। फूड इनसिक्योरिटी और माइग्रेशन प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्सन ये कर देते हैं। अब कुछ प्रीवियस स्टडीज की बात करें तो स्टैनफोर्ड रिसर्च 2014, इस स्टडी में यह बताया गया कि क्लाइमेट चेंज अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स और साहिल रेनफॉल को इंटेंसिफाई बना सकता है, यानी कि 2014 में इस चीज को बता दिया गया था। और जेजीआर एटमॉस्फियर्स 2023 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स की फ्रीक्वेंसी का ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटी पर डायरेक्टली रिलायबल लिंक नहीं है, बट साइक्लोन के साथ लिंक्ड एईडब्ल्यू ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये चीज है, यानी कि कहीं ना कहीं ये फ्लडिंग का कारण बन सकता है, ये इनडायरेक्टली इन्होंने प्रीवियस स्टडीज में ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। फिर एईडब्ल्यूज वेस्ट अफ्रीकन मॉनसून को मॉड्यूलेट करते हैं, जिससे मतलब उस क्षेत्र में वाटर अवेलेबिलिटी पर इंपैक्ट भी होता है। तो आने वाले समय में क्या चीज करनी जो है वो चाहिए, तो एईडब्ल्यूज और ग्लोबल वार्मिंग के इंटरेक्शन पे और रिसर्च होनी चाहिए, एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम डिप्लॉय किए जाने चाहिए, साहिल कंट्रीज को एक बहुत ही मजबूत फ्लड मैनेजमेंट और सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए, और इंटरनेशनल कॉपरेशन से क्लाइमेट चेंज के कैस्केडिंग इफेक्ट को टैकल करना जरूरी है। तो रेजिलियंस बिल्डिंग मेजर पे फोकस करना होगा, राइट। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में आपको एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अब देखो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें हैं, और देखना अब जब मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आपको पूरी चीज अचानक से जो है वो क्लियर हो जाएगी, देखना अब आप। तो न्यूज में क्या आया है वो अपने लिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये चीज जरूरी है कि अब अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ये चीज मेंशन कर सकते हो कि अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स इंटेंसिफाई होगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये लिख लिया। अब अफ्रीकन ईस्टर्ली वेव्स होती क्या है ना, अब उसके बारे में लिख लो आप, जैसे यहां पर दिया हुआ है। ये बेसिकली हम लोग को देखने को मिलती है कि अफ्रीका के नदन क्षेत्र में बहती हैं ये हवाएं, ये चलती है, मतलब ये हवाएं अफ्रीका के नदन क्षेत्र में, है ना। और ये ईस्ट टू वेस्ट जो है वो मूव करती है अटलांटिक ओशियन की तरफ, ये लिख लो आप। नॉर्थ अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है समर में, और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो चलती है अटलांटिक ओशियन में। अब न्यूज क्या आई है, न्यूज ये आई है कि और तेज हो जाएगी क्लाइमेट चेंज के चलते, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि हवा कैसे चलती है, हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाती है, कौन बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे अभी कभी लिख कर बताओ। तो हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। अब लो प्रेशर जो है वो कहां पर डेवलप होगा, अटलांटिक ओशियन में, तो उसकी तरफ जो है वो हवा जाएगी, देखो लिखा है ना, ईस्ट टू वेस्ट टुवर्ड्स अटलांटिक ओशियन, है ना। अब जब आपको ऑलरेडी पता है, आपने अगर साइक्लोन्स के टॉपिक के कंसेप्ट को समझा है, तो आपको पता है कि अगर समुद्र के ऊपर हवा का मूवमेंट ज्यादा होता है तो वहां पर साइक्लोन्स बनता है। जितने भी साइक्लोन्स है वो कहां पर बनते हैं, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर बनते हैं, क्योंकि पानी से उनको एनर्जी जो है मिलती है इवापोरेशन के थ्रू। कम ऑन से यस और नो, यस। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिंक देखा था कि साइक्लोन्स और इंटेंसिफाई हो जाएंगे इस हवा के तेज होने से, तो अब कनेक्शन क्लियर हुआ आपको कि अफ्रीकन ईस्टर्ली जो वेव्स हैं ये अगर तेज हो जाती है, इंटेंस हो जाती हैं, तो साइक्लोन्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब साइक्लोन्स बनेंगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो क्या बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, गर्मी बढ़ने के कारण बिल्कुल बनेंगे। तो ये अपने साथ बादल लेके जाएगी और बारिश करेगी, तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो नॉर्मल जो उस क्षेत्र का टेम्परेचर है उसको गड़बड़ करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, है ना। तो ये अब देखो, अब जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। बट क्या होता है कि उम्मीद ये की जाती है कि आपको ये सब टर्म्स ऑलरेडी पहले से पता हो, अगर आप सीरियसली एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्लियर हो गया कि एईडब्ल्यूज के अंदर क्लाइमेट चेंज के चलते चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, ये भी लिख लो आप, देखो लिखा नहीं था इसमें, क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही एईडब्ल्यूज चेंज होंगे
तो फ्लडिंग जो है वो बढ़ जाएगी, और उसके कारण हम लोग को मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम में ऑल्ट्रेशन जो है वो चेंजेस जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। अब मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम एक ऐसा एरिया है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का, जहां पर थंडर स्टॉर्म होते हैं, जहां पर तूफान आते हैं, मतलब अटलांटिक ओशन के पास। यस। तो उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि अचानक से हवा इंटेंसिफाई हो गई। जो पहले जिस तरीके के थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे थे, अब वो और इंटेंस हो जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, तो आपको ये टर्म्स बस पता होने चाहिए। जैसे अभी दीपांशी ने लिखा था कि सर ये टर्म्स वगैरह एक्सप्लेन किया करो, तो देखो यार, एक्सप्लेन तो देखो अभी मैंने किया, आप क्लियर हो गए ना। तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ, बट क्या होता है, ये टॉपिक बेसिक से समझना जरूरी है कि भाई थंडर स्टॉर्म क्यों डेवलप हो रहे हैं, साइक्लोन्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्यों साइक्लोन्स पावरफुल पानी में नजर आते हैं, है ना। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे क्लासेस के दौरान, जनरल स्टडीज की। अब सुनो, ये अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए साहिल सहारा रीजन कौन सा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये अपने डिस्कस कर ही लिया इस टॉपिक के अंदर। आईटीडी, इंटर ट्रॉपिकल डिसकंटिन्यूटी, ये जैसे आईटीसीजेड होता है वैसे ही एक क्षेत्र हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, आईटीडी। अच्छा, ये लिखवा दिया था क्या मैंने आपको? ये भी लिख लो आप, बैरो क्लिनिसिटी। ये बेसिकली मेजर करते हैं जब शिफ्ट हम लोग को एयर प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स में देखने को मिलता है, तो उसको मेजर करने को बैरो क्लिनिसिटी जो है वो कहा जाता है। देखो लिखा है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स बिटवीन ग्वीनिया कोस्ट एंड सहारा कोस्ट। ठीक है। अब इससे बहुत ज्यादा डस्ट डस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी, है ना, क्योंकि हवा जो है वो तेज हो जाएगी, साइक्लोनिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। तो ये चीजें हम लोग को बस इसमें देखने को मिल रही है, बस और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। इससे पहले जो स्टडी वगैरह हुई थी वो सब लिखने की आपको जो है आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका के क्लाइमेट में अगर कोई चेंजेस आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पूरे दुनिया भर के उसमें चेंजेस करेगा क्लाइमेट में। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये इंफॉर्मेशन कमीशन का टॉपिक है, कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया, ये रिपीट हो गया ये वाला टॉपिक। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये बताया जा रहा है कि मतलब इस कानून के तहत जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है, बट सेंटर और स्टेट जो है वो डिले कर रही है इनको अपॉइंट करने में, है ना। तो इससे रिलेटेड बस ये छोटी सी न्यूज आई थी। इसमें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स टाइम पे नहीं हो रहा है, कानून का प्रॉपरली पालन नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब आरटीआई के तहत कोई, और आरटीआई की बहुत सारी पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहां पर है ही नहीं चीजों को संभालने के लिए, है ना। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो आपको आज आपके लिए एक टास्क है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और आपको एक और चीज, इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में जो है पॉलिटी से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये टॉपिक अभी कुछ दिनों पहले भी मैं पढ़ा ही चुका हूं, ये टॉपिक फिर से अपना रिपीट जो है वो हो गया है। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंडिया से जो है वो खत्म करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये भी टॉपिक आपको महीने 2 महीने में देखने को मिल ही जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया एक ओपन हाउस डिस्कशन, डिग्निटी और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल का जो इन्वॉल्व है मैनुअल स्कैवेंजिंग में। यार पता है ये प्रॉब्लम आज भी है, मतलब मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, अभी मेरे कुछ दिनों की बात है, लाइक 2 हफ्ते पुरानी बात है, 2 हफ्ते, एक से 2 हफ्ते के बीच में हुआ होगा। मेरे घर पे जो जो ड्रेनेज है वो जाम हो गया था, सीवेज जो था ना वो जाम हो गया था। तो उसके लिए जो है वो हमने म्यूनसिपैलिटीज को बुलाया, तो उन्होंने मशीन्स वगैरह के थ्रू जो है वो चीज़ें ठीक करी, बट वो क्लियरली पूरा निकल नहीं पाया। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो और दोबारा से जो है वो पूछताछ करी कि भाई कौन जो है वो इसको ठीक करेगा। तो एक हमारे पास जो है व्यक्ति आया, और वो लिटरली मतलब नाली में जो है वो अपना हाथ डाल के साफ कर रहा था। तो हालांकि मेरे फादर ने उनको मना कर दिया क्लियरली कि नहीं भाई, आप जब तक ग्लव्स वगैरह नहीं पहनोगे तब तक ये चीज़ मत करो, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके घर पे भी अगर कोई अंदर आके इस प्रकार से अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है ना, तो कार्रवाई आपके ऊपर भी हो जाएगी कि आप करवा रहे हो उससे। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दीज एक्टिविटीज, है ना। तो और मुझे इतना, मैंने खुद देखा उसको, तो मेरा खुद दिमाग खराब हो गया कि मैंने कहा यार लोग बाग कर क्या रहे, अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए तो लोग मर भी जाते हैं यार इस प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते, पता है आपको इसके बारे में। तो ये भी सुनने वाला ही एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी डेथ जो है वो रिकॉर्ड जो है वो की जा रही है, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के
नाली में जो है वो कूद जाते हैं उसकी सफाई करने के पर्पस के लिए। तो उसके लिए एक ओपन डिस्कशन जो है वो अभी एनएचआरसी ने किया है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस जो है वो क्या होती है ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बता ही दिया कि बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के ये नालियों को साफ जो लोग करते हैं ना बिना ग्लव्स पहने, तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो कहते हैं। और 2001 में इंडिया के अंदर 98 मैनुअल स्कैवेंजर्स यानी कि 58098 मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ, और 75% इसमें वुमेन है, यानी कि रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि इतने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं और उसमें 75% महिला है। और मिड 2024 तक 732 आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री इन्होंने अपने आप को रिपोर्ट किया है कि अब मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं कर रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, आज भी है भाई, मैंने खुद देखा। और आपको बता दें, देखो ये कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है आर्टिकल 17 का उल्लंघन करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का उल्लंघन करता है। बट अच्छा सवाल ये उठता है कि लोग फिर भी ये काम जो है वो आज की डेट में भी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ मनी गाइस, क्योंकि वो इजी लगता है कि उनको इजीली पैसा मिल जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि अब ये महंगा भी होता है, ठीक है, ये सब साफ सफाई वाला काम जो है वो काफी महंगा होता है। बिकॉज उन्होंने जो है वो छोटी सी नाली को जो है वो जनरली वहां से अगर मशीन के थ्रू निकाल देते तो सेकंड्स में निकल जाता। बट वो हाथ से जो है वो साफ कर रहे थे तो उसमें टाइम लगता, बट हमने करवाया नहीं उनसे। हमने फिर म्यूनसिपैलिटी से अगेन मशीन को जो है बुलवा के फिर उससे निकलवाया। तो ही वॉज चार्जिंग 1500। पहले तो उन्होंने 1500 बोला तो हमने ओके कर दिया, हमको लगा यार पूरे प्रोटेक्टिव गियर लेकर आएगा, क्योंकि पहले उन्होंने उससे रॉड से जो है वो पहले ठीक किया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने हाथ डाला तब पापा ने मना किया, तो उन्होंने बोला अरे नहीं भैया हमारा तो रोज का काम है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो एक्सपर्ट है इस मामले में, कुछ नहीं होगा। बट वी नो द लॉस, हमें कानून पता है। अगर उस दौरान अगर कोई अधिकारी अगर मूवमेंट पे होता और वो ये चीज देखता, अब अधिकारी देखा तो दूर की बात है बॉस, हम अवेयर्ड है ना आज की डेट में, तो हम क्यों करवाए, राइट? और सेकेंडली क्या होता है कि जब तक चेंजेस आप खुद के घर से नहीं करोगे ना तब तक समाज में भी चेंजेस नहीं आएंगे। हमने उसको मना कर दिया, बट उसने फिर वो बोलने लगा अरे आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा सौदा हो चुका है आपसे, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो 1500 रुपये देके उसको खत्म किया। पहले तो उसको बोला कि भाई 500 रुपये ले ले, तूने तो रॉड वगैरह से कुछ साफ भी नहीं हुआ कुछ, तो माना नहीं वो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब सोचो 1 घंटे के, आधे घंटे के किसी व्यक्ति को अगर इजिली इतनी हाई इनकम मिल जाए तो इसलिए तो लोग करने के लिए रेडी होता है, इसलिए लोग कर रहे हैं। जो कि उनको जो है वो अगर वो म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स बनेंगे तो इतनी नहीं मिलेगी उनको, यहाँ पे प्राइवेट में उनको मिल जाती है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। अच्छा अब इस चीज को खत्म कैसे करें? हमने तो मना कर दिया, बट अब खत्म कैसे करें इस चीज को? इस चीज को खत्म किया जा सकता है अवेयरनेस के थ्रू ही गाइस। लोगों को बता के कि अगर आप किसी दूसरे से भी काम करवा रहे हो ना ये वाला, तो आप उसकी जान को खतरे में डाल रहे हो। अगर उसको कल को कुछ होता है, कुछ चंद रुपये तो वो आज कमा लेगा, बट जिंदगी भर उसकी फैमिली जो है वो उन लोगों को कोसेगी जिन लोगों के घर में जाकर इसने काम किया है, और उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई। समझ रहे हो आप? तो ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, और उसका 2019 का अमेंडमेंट भी आया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ये लिख लेना भाई। डॉक्टर बलराम सिंह केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई हैं। ये केसेस के नाम लिख लो, मतलब ये कानून के नाम लिख लो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए कौन से कानून सपोर्टिव है। देखो लिखा भी है, मौत हो जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन 30 लाख रुपए, डेथ के लिए डिसेबिलिटी के लिए 10 से 20 लाख रुपए। ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजर्स काफी सारे चैलेंज फेस करते हैं, हेल्थ उनकी खराब हो जाती है, सोशल स्टिग्मा, लोग उनको छूते नहीं है, दूरी बना के जो है वो रखते हैं, क्योंकि लोगों को खुद को भाई पॉल्यूशन से दूर रहना पसंद है ना, कि भाई क्योंकि उनमें जम्स ना आ जाए, इसीलिए मेन थिंग इज अबाउट जम्स, नॉट अबाउट ये कास्ट वगैरह का इशू और ये सब चीजें, क्योंकि अब वो उससे परे अपन आ चुके हैं सिटीज में। गांव में अभी भी है थोड़ा सा इशू। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इनका काफी ज्यादा होता है, कई बार उनको सही पैसा मिलता नहीं है, बट भाई नहीं सिटीज में मिल जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिला को जो है वो एडिशनल एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है, इवन सेक्सुअल हरासमेंट। फिर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है, सोशल स्टिग्मा के कारण एंजाइटी होती है, उनको डिप्रेशन होता है कि लोग उनसे दूर क्यों भाग रहा है। फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख लो भाई, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे लिख लेना आप। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छता अभियान ऐप, नमस्ते, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सैनिटेशन यूनिट्स,
रोबोट्स का भी इस्तेमाल हमने जो है वो किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोबो ड्रेन सिस्टम, वैक्यूम ट्रक्स ह्यूमन एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए, स्वस्थ एआई सीवेज क्लीन करने के लिए, एंडोबॉट, बैंडीकूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोट सही है। तो रिकमेंडेशन यही है कि मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लीगल और पॉलिसी मेजर्स को मजबूत बनाएं, है ना, रिहैबिलिटेशन और वेलफेयर पर काम करें, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करें, मॉनिटर करें मैकेनिज्म्स को। तो ये चीज़ें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो देखो, मैंने आपको आज आरटीआई के बारे में पढ़ने का एक जो है वो टास्क दिया, और आज सिर्फ इतना ही रखना है हम लोग। ये ग्रीन जीडीपी के टॉपिक में मुझे कुछ और चीज़ें जो है वो करनी है स्टडी। तो ग्रीन जीडीपी के टॉपिक को मैं आपका जो है वो कल कवर करवाऊंगा इस टॉपिक को। और रेन्यू ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको कल ही करवाऊंगा। रेन्यूएबल एनर्जी ओपन एक्सेस को लेकर रूलिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये टॉपिक क्या मैं करवा चुका हूँ क्या पहले? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि अभी कोर्ट ने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंट्रोल है वो आप स्टेट गवर्नमेंट से रूल्स के थ्रू छीन क्यों रहे हो, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये मामला है। हाँ बिल्कुल, ये वही वाला टॉपिक है यार, ये रिपीट हो गया है वाला टॉपिक। ये करवाया है ना शायद मैंने, आपके डेली करंट अफेयर्स में टॉपिक आया है आई थिंक। तो ये टॉपिक भी आज का रिपीट जो है वो हो गया है। मेन टॉपिक आज आपका ज्योग्राफी का था, पहला वाला। बाकी वो ग्रीन जीडीपी वाला टॉपिक मैं आपका कल कवर कराऊंगा। और ये आपका एक और टॉपिक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। और ये वाला टॉपिक तो आप भाई कवर करती हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी यूडीआई एसई प्लस रिपोर्ट के बारे में पहले भी कवर करवाया हुआ है कि ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होती है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपकी कल जो है वो कवर अप कराऊंगा जो आज छूट गई हैं। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे कल के लेक्चर में। कमेंट्स करते रहिए, शेयर ज़रूर करिएगा लेक्चर को। मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।